चलो शुरू करते हैं बायोलॉजी का क्लास। ये कल के क्लास को ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो जैसे कि मैंने बताया था बायोलॉजी पे सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे 9, 10, 11, 12 एंड उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड बुक से बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो हम लोग क्लास 9 के जस्ट अ मिनट हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर्स साइंस बुक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो क्लास 9 का चैप्टर है जिसका नाम नंबर है चैप्टर नंबर 2, नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता है कि आज के डेट पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस स्पेसिफिकली बायोलॉजी से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी का सब्जेक्ट आप लोग स्किप करके नहीं जा सकते हो, राइट? बायोलॉजी आप लोगों को करके ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले सेल्स से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज को डिस्कस करेंगे। कौन से वो साइंटिस्ट हैं जिसने सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कवर किया था, आज के क्लास में हम लोग वो देखेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो डिस्कशन है ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल तक ही है। बहुत ज्यादा मैंने इलेबोरेट नहीं किया है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ था मैंने उतना ही डिस्कस किया है, ठीक है? तो प्लीज आप लोग घबराइएगा मत कि मैम ने तो बस इतना सा ही किया है, क्योंकि हम लोग अभी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी में जितना दिया होगा मैंने उतना ही यहाँ पे मैं कवर करूंगी, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो नाउ, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। यहाँ पे सेल और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कौन से साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर किया था, इसको आज के क्लास में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल टर्म को कॉइन किया था, या फिर ये वो पहले साइंटिस्ट थे, पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल टर्म को बताया था दुनिया को, ठीक है? सेल टर्म के बारे में बताया था। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से सो के उठे और उठ के उन्होंने सेल टर्म दे दिया, नहीं। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, कुछ टेस्ट किया होगा, जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि सेल समथिंग कुछ होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है? तो उन्होंने एक कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर काफी दिन तक ऑब्जर्व कर रहे थे और उसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान उनको समझ आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, ठीक है? सेल से बने हैं और इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर एक पार्ट में चोट लगता है तो दूसरे पार्ट में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो इसके बेस पे इन्होंने सेल के बारे में दुनिया को बताया कि देखो, ह्यूमन बीइंग्स का या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल। तो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग सेल कहते हैं, उसको कॉर्क, उसको बताने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को रखा, काफी दिन तक ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया एंड देन कॉइन्ड द टर्म सेल। ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म को कॉइन किया था। बहुत ही बेसिक है, आई गेस आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा शायद, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ल्यूवेनहोक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ये बहुत ही फेमस एक बायोलॉजिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स के बारे में बताया, ठीक है? देखो, रॉबर्ट हुक ने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल के बारे में बताया था कि देखो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर ऑर्गेनिजम्स के बेसिक यूनिट होता है जिसको हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन ल्यूवेनहुक ने बताया कि ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को हम बेसिक यूनिट्स को हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ लिविंग सेल्स होते हैं और कुछ डेड सेल होते हैं, ठीक है? तो ल्यूवेनहुक वो पहले बायोलॉजिस्ट थे, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया था, ठीक है? क्योंकि सेल तो दो टाइप के हो सकते हैं, डेड सेल्स भी हो सकते हैं, तो सारे सेल्स तो लिविंग सेल्स नहीं होंगे, ठीक है? तो इसके बारे में ल्यूवेनहुक ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में। इन्होंने सेल का जो सबसे प्राइमरी पॉइंट है या फिर जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस को डिस्कवर करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। ये तो आप लोग ना एकदम रट्टा मार लो, कम से कम ये वाला जो है
कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, कम से कम 10 से 15 बार आ चुका है। इनफैक्ट जितने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं और यूपीएससी के बहुत ही 2012-13 के टाइम पे अगर आप लोग प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखोगे या स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करोगे तो पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। चलो, उसके बाद पुरकिंजी आते हैं जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था, कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। सी, कॉइन मतलब कोई टर्म को कॉइन करना और किसी टर्म को डिस्कवर करना, दोनों में क्या फर्क है देखो। प्रोटोप्लाज्म को टर्म मतलब कॉइन द टर्म मतलब इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने, किसी बायोलॉजिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया था या फिर उनको पता नहीं था। ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था जो कि पुरकिंजी ने दिया था। जहां पे भी आप लोगों को कॉइन द टर्म दिया होगा, इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि उससे पहले वो टर्म ना तो किसी ने सुना था, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता था। ठीक है, अब देखो डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, इसका मतलब लोगों ने एक आइडिया लगा लिया था कि सेल का एक सेंट्रल पार्ट भी हो सकता है, लेकिन शायद तब तक इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये नाम डिस्कवर नहीं हुआ था, लोगों ने नाम के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन एक सेल का एक सेंट्रल पार्ट होगा, ये लोगों को पता चल चुका था, साइंटिस्ट को पता चल चुका था। लेकिन वो सेंट्रल पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी एरिया पे हो सकता है, ये तब तक बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को नहीं पता था। तो रॉबर्ट ब्राउन आते हैं और वो डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस को। जरूरी नहीं है कि हर सेल के सेंट्रल पॉइंट पे ही न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस देखने को मिले। न्यूक्लियस एक सेंट्रल पार्ट है, एक मेन मतलब एक कोर पॉइंट है जो सेल के किसी भी साइड पे एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस को। इससे पहले लीवेनहुक एंड रॉबर्ट ब्राउन, गुड इवनिंग सिमरन। इससे पहले लोगों को ऑलरेडी पता था कि सेल सेल का एक मेन पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, ठीक वैसे सेल का भी एक मेन पार्ट होगा, लेकिन उसको अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया था। उसके बाद पुरकिन जी जो कि प्रोटोप्लाज्म का टर्म देते हैं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताते हैं कि देखो एक सेल जो होता है, सेल का जो बॉडी होता है ये हॉलो नहीं होता है, ये ना जेली लाइक इसमें मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें और इस जेली के अंदर ही सारे जितने भी पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस है, सब सिचुएटेड होते हैं और इसी जेली लाइक पार्ट और बॉडी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद स्लेडेन आते हैं 1838 पे, वो प्लांट सेल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही सेल से नहीं बना है, इनफैक्ट प्लांट्स भी सेल से बना है। ठीक है, और उसके बाद शिवन आते हैं 1839 में, जस्ट आफ्टर 1 ईयर वो एनिमल सेल के बारे में बताते हैं कि देखो सिर्फ प्लांट और ह्यूमंस ही सेल से नहीं बने हैं, इनफैक्ट एनिमल्स भी एनिमल सेल से बने हैं। इसका मतलब सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सबसे पहले ह्यूमन सेल को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद प्लांट सेल को डिस्कवर किया गया। ठीक है, एंड देन एनिमल सेल को डिस्कवर किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? ह्यूमन सेल को डिस्कवर किया गया था 16 17 18 सेंचुरी तक, उसके बाद प्लांट सेल को डिस्कवर किया गया 1838 तक, देन एनिमल सेल को डिस्कवर किया गया 1839 तक। अगर आप लोग इवोल्यूशन के बारे में बात करो कि कब कौन सा लाइफ पहले आया है, एनिमल्स पहले आया है, प्लांट आया है या ह्यूमन आया है, तो उसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन सबसे एंड में आया है। ठीक है, जो हमारे हिस्ट्री है या फिर जो जियोग्राफिक इवोल्यूशन हुआ था, एनवायरमेंटल इवोल्यूशन हुआ था, स्पीसीज में जो हमें इवोल्यूशन देखने को मिला था, उसमें ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हमें एंड में देखने को मिला। बट जब डिस्कवर किया गया था, जब डिस्कवरी हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, तो सबसे पहले ह्यूमन सेल की खोज की गई, ह्यूमन सेल का डिस्कवरी सबसे पहले हुआ और एनिमल का एंड में हुआ। क्लियर है? समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? देन रूडोल्फ कहते हैं 1855 में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रूडोल्फ कहते हैं कि देखो अभी के डेट पे हम लोग ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो ये सारी चीजें नई सेल से नहीं बना है। इनफैक्ट ये आज के डेट पे जितने भी स्पीसीज हमें देखने को मिला है, इन स्पीसीज का जो सेल है ये पहले से ही प्री एग्जिस्ट करता था अलग अलग फॉर्म में। तो जितने भी आज के डेट पे आप लोगों को स्पीसीज दिख रही है, ये सारे स्पीसीज प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज
करते हैं। क्लियर है? रुडोल्फ का ये स्टेटमेंट समझ आया कि एवरी सेल का मतलब ये ह्यूमन सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है और एनिमल सेल हो सकता है। ठीक है? तो एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ अब अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सेल होता क्या है। व्हाट इज अ सेल? स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ह्यूमन बींग्स ने रिसर्च किया, ह्यूमन बींग्स ने टेस्ट करना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले अपने ही हम लोग स्पीसीज का पता करते हैं, देन हम लोग दूसरे स्पीसीज के बारे में पता करेंगे, राइट? तो इसीलिए सबसे पहले ह्यूमन सेल के बारे में लोगों को पता चला, आइडेंटिफाई किया गया, एंड देन प्लांट टू एनिमल सेल आया। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज अ सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है? लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही सेल कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट, इसको कभी कभी बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पीसीज, जिसके थ्रू, जिसके एब्सेंस में कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन ही नहीं सकता है। ठीक है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है, और जो यूनिट परफॉर्म कर सकता है सारे लाइफ प्रोसेसेस को। अब ये जो सेल है, ये कौन से वो लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं, परफॉर्म करते हैं? इट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है? रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, जैसे आप लोगों ने प्लांट्स के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा होगा, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा होगा, राइट? न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस हम लोग देखते हैं ह्यूमन बींग्स में, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें, ये सब कुछ हमें सेल के थ्रू हमारे शरीर में परफॉर्म होते हैं। और ये एक्टिविटीज सिर्फ ह्यूमन बॉडीज में ही नहीं होती है, बल्कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें ये परफॉर्मेंसेस देखने को मिलता है थ्रू सेल्स। क्लियर है? मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगी कि किसे रेस्पिरेशन कहते हैं, किसे न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टर्म के बारे में पता होगा, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों के, मतलब आप लोगों को नॉलेज होगा, राइट? कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, आई गेस आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, है ना? तो इसीलिए मैं इन सिस्टम को अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये वो परफॉर्मेंसेस हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है वो परफॉर्म करता है। क्लियर? नाउ तो यहाँ पे ये एक इमेज है जो कि एक सेल का इमेज है। नेकेड आई से आप लोग सेल को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। तो माइक्रोस्कोप में एक सेल इतना बड़ा दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सेंटर पार्ट में ये जो है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, चलो नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि ये सेल थ्योरी क्या है, मेन प्रिंसिपल्स क्या है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो थ्योरी क्या है, ज्यादातर सेल थ्योरी नाम से ही पता चल जाता है ये कि एक ऐसा थ्योरी है जहाँ पे हम लोग सेल के बारे में पता करते हैं कि सेल क्या है, सेल के परफॉर्मेंसेस क्या क्या है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, हर पार्ट का काम क्या है, सेल किस तरीके से काम करता है, लिविंग सेल्स किसे कहते हैं, डेड सेल किसे कहते हैं। ठीक है? हर एक साल सेल का लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है? अगर सेल खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, फिर कैसे वो बॉडी में परफॉर्म करता है, क्या वो बॉडी में रहता है या बॉडी से बाहर चला जाता है, किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है? तो ये सारा सब कुछ जिस थ्योरी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। क्लियर है? तो सेल थ्योरी का मेन प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप लोग जानते हो, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल को लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट माना जाता है। सेकेंड, सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हर फंक्शन का बेसिक फंक्शनल यूनिट अगर कुछ होगा तो वो है सेल। ठीक है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। और एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन शरीर है, ह्यूमन शरीर होगा या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यू सेल्स तभी अराइज होगा जब उस स्पीसीज में एग्जिस्टिंग सेल्स अभी भी मौजूद है।
ठीक है? बीमारी हुई है, मानो किसी को कैंसर हुआ है, कैंसर में क्या हो रहा है, जितने एक्सिस्टिंग सेल्स हैं ये सारे खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए एक्सिस्टिंग सेल से कोई भी न्यू सेल्स इमर्ज नहीं हो पाता है, अराइज़ नहीं हो पाता है। इसीलिए कैंसर से लोगों की मृत्यु हो जाती है। कैंसर को बोला जाता है कि क्यों कैंसर से डेथ हो जाती है? क्योंकि कैंसर को ट्रीट नहीं किया जा सकता, कैंसर से कभी भी न्यू सेल्स नहीं बनाए जाते हैं। जितने भी एक्सिस्टिंग सेल होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और इसीलिए जितने एक्सिस्टिंग सेल्स है धीरे-धीरे खत्म होता जाता है, न्यू सेल्स जितने भी शरीर में बसता है इसके नंबर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान के जितने जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन काम नहीं कर पाता है और ऑर्गन फेल्योर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? इसका मतलब जो कैंसर है, कैंसर का जो मतलब कैंसर का जो मेन पॉइज़न है या फिर जो कैंसर का जो वायरस है, ये सेल पे जाके अटैक करता है, ठीक है? अगर मानो कोई ऑर्गन पे अटैक करता है तो उस ऑर्गन को हम लोग शरीर से बाहर करके एक ह्यूमन बॉडी को हम लोग ज़िंदा रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई वायरस सेल पे जाके अटैक करेगा, तो वो इंसान की डेथ मतलब निश्चित है, आज नहीं होगा, 15 साल बाद, 20 साल बाद तो होगा ही होगा। क्योंकि कैंसरियस मतलब जो सेल होता है, जो नॉर्मल सेल होता है, उसके ऊपर कैंसर का जो वायरस है, वो इस तरीके से अटैक कर जाता है कि वो जो सेल है, वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और न्यू सेल्स जिससे ह्यूमन बीइंग या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसकी जो इमर्जेंस होता है या फिर इसका जो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंटल वर्क के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है? जितने भी न्यू सेल्स है, खत्म हो जाते हैं, एक्सिस्टिंग सेल्स कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कैंसरियस सेल पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे स्प्रेड करने लगता है। क्लियर है? अभी हम लोग जब डिजीज़ में डिस्कस करेंगे, तब मैं ये हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों। आई होप आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। चलिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वायरस डज़ नॉट फॉलो क्लासिकल सेल थ्योरी बिकॉज़ इट इज़ एसेलुलर, ठीक है? मतलब जो भी वायरस है, अब देखो वायरस भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है, ठीक है? तो वायरस में क्लासिकल सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे अगर मुझे कोई ह्यूमन बीइंग का शरीर बनाना होगा, बहुत ही बेकार बन रहा है, ठीक है? ये एक इंसान है, अब वायरस है। जब तक वो एनवायरनमेंट में है, वो डेड है, ठीक है? जैसे ही कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, तब वो यूनिसेलुलर वे में काम करता है, तब जाके वो एक्टिव हो जाता है और जाके वो अपने हिसाब से अपने आप को ग्रो करने लगता है। तो इसीलिए वायरस के केस में क्लासिकल सेल थ्योरी अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है? क्लासिकल सेल थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्लाई होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भले इंसान हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरियाज हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है? बट वायरस के केस में ये अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वायरस एसेलुलर है, उसपे बस एक ही सेल है, ठीक है? और वो सेल बाहर जब तक है तब तक इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो वायरस इंसान के शरीर में आ जाता है तब वो एक्टिव हो जाता है और वैसे-वैसे वो ग्रो करने लगता है। तो इसीलिए वायरस के केस में क्लासिकल सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होता है और वायरस हमेशा एसेलुलर होता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता है एनवायरनमेंट में वायरस घूमता रहता है, मौजूद है। तो अब जैसे मानो किसी को इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है? या फिर मानो कोई भी एक वायरस ले लो जैसे कोरोना वायरस। अब सबको तो कोरोना वायरस नहीं हो सकता है ना, कि कोरोना वायरस बस उन्हीं लोगों को हुआ था जिसके अंदर ये वायरस एंट्री किया था, ठीक है? जिसके अंदर ये मतलब जिसके शरीर के अंदर ये वायरस एंट्री नहीं कर पाया था, उसको कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि एनवायरनमेंट में ये एग्ज़िस्ट कर रहा था, ना कि ह्यूमन शरीर में। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था, जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना च्यवनप्राश खा के इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो गया, और एक बाहर के साइड पे एक शील्ड जैसा प्रोटेक्शन बन गया। ठीक वैसे ही जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनके शरीर में वायरस ज़्यादा इज़िली एंट्री नहीं कर पाता है। बट जिसकी शरीर थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, मतलब जिसके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं, उनके शरीर में इज़िली कोई भी वायरस एंट्री कर लेता है, ठीक है? और जाके उसके शरीर में वो डिसीज़ेज़ को इमर्ज करने लगते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, कोई भी टाइप का वायरस हो, वो बाहर इनएक्टिव होगा। अदरवाइज़ तो सोचो जितने भी इंसान होंगे, हर इंसान बीमार होगा, राइट? हर इंसान बीमार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वायरस हर किसी के शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाता है और ना ही हर किसी के शरीर के अंदर डिज़ीज़ेज़ को जनरेट कर पाता है। क्लियर है? ये समझ आया? गुड, नाउ
अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यूनिसेलुलर, मतलब जिसके शरीर में सी, यूनिसेलुलर एंड ए सेलुलर में डिफरेंट है, एक डिफरेंस है, ठीक है। यूनिसेलुलर में और ए सेलुलर में काफी सारा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देखो, यूनिसेलुलर मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है। बट ए सेलुलर के मतलब होता है, ए सेलुलर मतलब ये अभी इनएक्टिव है। जब तक ये बाहर रहेगा ये इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होने के बाद ये एक्टिव होता है, अगर किसी के अंदर एंट्री कर पाया तो इसीलिए इसको ए सेलुलर बोला जाता है। और यूनिसेलुलर मतलब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिसेलुलर और ए सेलुलर के बीच में आप लोगों को एक डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। और ये दोनों सेल या फिर ये दोनों ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है एक दूसरे से, क्लियर है। चलो, ये काफी टाइम सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान में रखिएगा, ए सेलुलर मतलब वायरस जो कि बाहर इनएक्टिव है, अंदर आएगा तो एक्टिव हो जाएगा। और यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल एग्जिस्ट करेगा। डेड सेल इज सेलुलर, ये कैसा सवाल है? ये सवाल है या आंसर है? यहाँ पे हम लोग जितने भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे सेल से रिलेटेड, वो सब कुछ लिविंग सेल से ही होगा, ठीक है। कुछ भी डेड सेल से नहीं होगा। अगर आप लोग टेक्निकलिटीज के देख से देख बोलो तो देखो, एक डेड सेल है, वो पहले तो एक लिविंग सेल हुआ करता है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यस, डेड सेल एक सेलुलर है, या फिर सेलुलर था, या तो एक लिविंग सेल हुआ करता था। बट ज्यादातर केस में बायोलॉजी पे हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं, हम लोग हमेशा लिविंग सेल से रिलेटेड चीजों को ही डिस्कस करते हैं, क्लियर है। चलो, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर पे सबसे पहले हम लोग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ वन सेल एग्जिस्ट करता है। यहाँ से आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर के केस पे एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा आते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, जैसे एमीबा, पैरामेक्यूम, यूग्लिना, बैक्टीरियम, ठीक है, क्लाइमोडोमोनास। तो ये सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर हमें एक सेल देखने को मिला है, ठीक है। वन सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है या फिर एनिमल बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल की जरूरत होती है, राइट। लेकिन इन सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एमीबा, बैक्टीरिया या फिर यूग्लिना, ठीक है, क्लेइमोडोमोनास, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके लिए एक सेल ही इम्पोर्टेंट है, एक सेल ही मैटर करता है। और वन सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस, और वो जो एक सेल है वो सेल सारी की सारी परफॉर्मेंस कर देता है, ठीक है। नाउ, यहाँ पे आप लोग ये इमेज देख सकते हो कि अमीबा कुछ इस टाइप का दिखता होगा, ठीक है। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका, ये आप लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंस कीजिएगा, क्योंकि मेरे से तो प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नाउ पैरामेसियम, बैक्टीरिया नॉर्मल, देन क्लाइमोडोमोनास ईस्ट, ये कुछ होते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में काफी बार ना। ये ईस्ट, ये एक बार आया था पीवाईक्यूज में, बीपीएससी में शायद आया था, बीपीएससी में या तो एमपीएससी के स्टेट पीसीएस एग्जाम में आया था। उन्होंने दो तीन ऐसे इमेज दे दिए थे और ये पूछा था कि बताओ मैच द फॉलोइंग करो, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दे दिया था और पूछा गया था बताओ मैच मतलब किसका क्या नाम है, ठीक है। डेड सेल इज अ सेलुलर, नो ए सेलुलर मैम आंसर है। मतलब नहीं समझ आया, ये क्या कहा था आशमा आपने?
डेड सेल कभी भी ए सेलुलर नहीं बन सकता है, ठीक है? डेड सेल इज अ डेड सेल को आप सेल बोल सकते हो, सेलुलर बोल सकते हो, बट डेड सेल को आप ए सेलुलर सेल नहीं बोल सकते हो। ए सेलुलर सेल इज डिफरेंट एंड डेड सेल इज डिफरेंट। डेड सेल मतलब जो अभी काम नहीं कर रहा है, पहले काम कर रहा था, ठीक है? अब वो डेड सेल पहले सेलुलर सेल था, मतलब ए सेलुलर सेल था, यूनिसेलुलर था, ठीक है? या फिर मल्टी सेल था, ये अलग बात है, लेकिन डेड सेल का मतलब ए सेलुलर सेल नहीं होता है। ए सेलुलर सेल का मतलब होता है कि वो अभी इनएक्टिव फेज में है, उसको मौका मिलते ही वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? लेकिन डेड का मतलब होता है वो खत्म हो गया है, अभी वो दोबारा से रिएक्ट काम नहीं करेगा, ओके? चलो, नाउ अभी हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर क्या है भाई? मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिस मतलब जो मल्टीपल सेल से बना है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स हमें देखने को मिला है। फॉर एन एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? देखो, यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल कि जैसे मल्टीपल सेल है, तो हर किसी का काम या फिर इससे ज्यादा अच्छा आप लोग मल्टीपल फंक्शंस भी बोल सकते हो। हर सेल का अलग-अलग फंक्शन होता है, ठीक है? मल्टीपल सेल एग्जिस्ट करता है मतलब मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं इनसाइड द बॉडी, ठीक है? हर सेल से बना टिश्यूज स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए बना है, तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी बनते हैं। तो मल्टीपल सेल से मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करवाया जाता है, ठीक है? मल्टीपल सेल से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनते हैं, ठीक है? और ये सारी चीजें इंसान की बॉडी में, एनिमल बॉडी में और प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो बहुत ही इजी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मल्टीपल सेल काम कर रहे हैं फॉर मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है? और उनके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी देखने को मिलता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है? जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है। यहाँ तक क्लियर है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स समझ में आया आप सबको? चलो, यहाँ पे मैंने इमेज भी रखा है, ठीक है? ये ह्यूमन बॉडी है। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं, उसका जो लुक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम यूनिसेलुलर सेल, ठीक है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं और उनके सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स एक्सिस्ट नहीं करते हैं। बट मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो सेल होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं, मैच्योर होते हैं। और ये इनका जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम यूनिसेलुलर और एसेलुलर सेल। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हो मल्टी सेलुलर सेल का फॉर्म क्या है, ठीक है? ये टिश्यूज है, उसके बाद ये ऑर्गन्स बनते हैं और इसी तरीके से पूरा ह्यूमन बॉडी बना है। क्लियर है? चलो, यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे जस्ट अ मिनट। ओके, देखो, सी यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सेल। आप लोगों ने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है? इसके अलावा हम लोग सेल का एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग कुछ टाइप्स बनाते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेल। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल एंड देन यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक
सेल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल के टाइप को भी यहीं पे रखा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो दो टाइप के सेल्स आज तक डिस्कवर किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल हम लोग देखते हैं, जिसको या फिर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल हम लोग देखते हैं, उन सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, और उस सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्लियर है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम। क्लियर। अब जो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके शरीर में जो मल्टी सेलुलर सेल हमें देखने को मिलता है, इस सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि सेल के बेस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पे सिर्फ एक सेल एग्जिस्ट करता है, और उस एक सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल एग्जिस्ट करता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल है। बस जो हम लोग अभी तक मल्टी सेलुलर सेल या फिर यूनिसेलुलर सेल करके बोल रहे थे कि देखो इसके शरीर के अंदर सिर्फ एक सेल है, वन सिंगल सेल है, मल्टीपल सेल है, बस उस मल्टीपल सेल का नाम है यूकैरियोटिक सेल, एंड सिंगल सेल का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ आया? गुड, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके फीचर्स भी बताऊंगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसके फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। कि सबसे पहले जो सिंगल सेल है, इसके अंदर सेल्स के सारे पार्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसको ध्यान से सुनना कि सेल के सारे पार्ट्स प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट करता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल पार्ट कहा जाता है, जिसको ब्रेन कहा जाता है किसी भी सेल का, वो कंप्लीट मायने में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें प्रॉपर वे में मैच्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग कह सकते हो नो ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सिंगल सेल है, उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में मैच्योर लेवल पे न्यूक्लियस डेवलप नहीं करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो डीएनए मिलता है, ठीक है, उसके अंदर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब आगे मैं बताऊंगी कि जैसे ये एक डीएनए है, डीएनए के साइड पे ना ये एक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं, बाउंड्री वॉल कहते हैं। हमेशा सेल के अंदर जहां पे भी डीएनए होगा, उसके अंदर एक बाउंड्री वॉल और मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल पे जो डीएनए मौजूद है, उस डीएनए के साइड पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद इस सेल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, 1 से लेके 10 माइक्रो यूनियम तक ये होता है। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 70 राइबोसोम होते हैं। क्लियर है। बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है, जैसे इंसान के अंदर, शरीर के अंदर जो सेल होता है, एनिमल बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं, प्लांट बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं, ये प्रॉपर सेल होते हैं। ठीक है, इसमें सेल के अंदर सारे सारे पार्ट्स मैच्योर लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। जैसे इसके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, डीएनए, आरएनए सब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विथ मेम्ब्रेन, मतलब डीएनए, आरएनए का शेप, साइज, फॉर्मेशन जैसा होना चाहिए, वैसा ही यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत लार्ज होता है। ठीक है, और 80 राइबोसोम होते हैं। ये ध्यान पे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की जो नंबर है वो 70 है, और जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर 80 नंबर में हमें राइबोसोम देखने को मिला है। क्लियर है, ये समझ आया आप लोगों को?
हाँ, बिल्कुल, बैक्टीरिया, फंगी ये सब यूनिसेल्युलर सेल्स है। यहाँ पे देखो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है? मेम्ब्रेन्स देखो, मेम्ब्रेन्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक बाउंड्री वॉल है। जैसे हम सबके घर के बाहर कह रही हूँ, घर के पास एक घर होता है और इसके बाद हम लोग बाउंड्री दे देते हैं ना, बाउंड्री वॉल, ठीक वैसे ही सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट के अंदर एक ऐसा बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा, जिसको बायोलॉजिकल टर्म में मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये मेम्ब्रेन उस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? बाहर से अंदर पे जैसे न्यूक्लियस है या फिर मानो डीएनए है। अब अगर बाउंड्री नहीं होगा तो डीएनए जैसे जब सेल डिफरेंट डिफरेंट सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जब डिफरेंट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, तब डीएनए का जो अंदर में जितने भी मतलब डीएनए हार्म हो सकता है या फिर डीएनए के जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं वो बदल सकते हैं। तो इसीलिए इसके साइड पे एक मेम्ब्रेन रहता है। हर पार्ट्स में आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेल के साइड पे भी हर एक सेल में भी आपको बाउंड्री और मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है? ये समझ आया मेम्ब्रेन के बारे में जो मैं बता रही हूँ क्लियर है? गुड नाउ अब देखो हम लोग कभी सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं आगे जाके क्लास में डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा क्लास में कि डिफरेंट डिस्कवरीज देखा रिलेटेड टू सेल। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सेल किसे कहते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि सेल थ्योरी किसे कहते हैं, ठीक है? सेल थ्योरी के अंदर हम लोगों ने कुछ सेल से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा एंड एंड में हम लोगों ने देखा कि सेल के बेस पे जो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अलग-अलग टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के सेल को क्या कहते हैं या फिर टाइप्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, ठीक है? 2 टाइप्स के सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बस आज के लिए ये यहीं तक है, ठीक है? अभी हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए ये क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो कि 9:30 से होगा, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूँगी, ठीक है? किसी को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ। ओके, ओके, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच।